तो हेलो एवरीवन, वेलकम बेल टू माय फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म द नेशन ग्रिप। तो आज हम साइंस का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। कल सेल के बारे में हमने बता दिया था, आज सेल्स ऑफ डिस्कवरी और उसके बाद फिर सेल थ्योरी, जैसा कि हमने कल भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताए थे। आज हम इसके बारे में पीपीटी के माध्यम से और भी तरह तरह के फीचर्स के माध्यम से चीज़ों को हम आज समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल निगाहें जमाए रखें और इस चैनल से हमेशा आपको कुछ न कुछ प्रतिदिन आपको फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, इससे जुड़े और हम पे भरोसा दिखाएं। हम भी आपके साथ बहुत भरोसे के साथ मार्केट में आए हैं। इसके लिए आप सेकंड लेक्चर हमारा देखने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो आज पीपीटी के माध्यम से लर्निंग ऑब्जेक्टिव जैसा कि हमने आपको बता दिया था, सेल एंड सेल थ्योरी के बारे में कुछ। तो यहाँ पे देखिए, आई विल अंडरस्टैंड दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन या मोर सेल्स। आई विल अंडरस्टैंड, हमने पूरा अच्छी तरीके से चीजों को समझा कि ऑल लिविंग थिंग्स, सभी सजीव वस्तुएं आर मेड अप ऑफ वन या मोर सेल्स। तो अगर हम इसमें डिस्टिंग्विश करने की बात करेंगे तो वन सेल्स है कॉल्ड यूनिसेलुलर। इसको हम डिवाइड करेंगे, जिसको हम एक कोशिकीय कहेंगे। इसके बारे में ब्रीफ आगे डिस्कशन करेंगे। और वन से ज्यादा अगर मोर सेल्स है, उसको हम लोग मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय कहेंगे। डिस्कवरिंग सेल्स एंड सेल्स थ्योरी। डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहले आपको हमने जैसे बताया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 रॉबर्ट हुक के द्वारा रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में मृत कोशिका की खोज की गई। इसके बारे में हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665
ईस्वी में अपने घर के आंगन में ओक के वृक्ष का छाल को स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा जब परीक्षण के तो पाया गया कि इसके अंदर छोटी कमरा या लघु स्पेस, जिसको हम कंपार्टमेंट जैसा चीजें दिखाई दे रही है उसको रॉबर्ट हुक ने सेल्यूला कहा। इनके बाद जीवित कोशिका की खोज एंटन लीवेनहॉक ने तालाब के जल पर परीक्षण कर किया। यही रॉबर्ट हुक और एंटन वॉन लीवेनहॉक दोनों साइंटिस्ट मिलकर कोशिका के बारे में खोज किया। एक थे रॉबर्ट हुक साहब जो 1665 ईस्वी में अपने उनके आंगन में एक ओक का वृक्ष था, उसके छाल को उखाड़ कर वो देखे और अपने द्वारा एक माइक्रोस्कोप बनाए थे। उससे वह परीक्षण करके देखे तो वो छोटे कंपार्टमेंट के रूप में कुछ उनको कमरा टाइप का स्मॉल स्पेस पता चला। उनको उन्होंने सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। स्मॉल स्पेस या कंपार्टमेंट या स्मॉल रूम, जिसका नाम उन्होंने सेल दिया। उसके बाद जब पता चला कि ये तो मृत कोशिका थी, उसके जस्ट बाद कुछ ही दिनों 1674 ईस्वी, जस्ट बाद तो नहीं, 1674, ये सारी चीज हम कल की क्लास में जिस समय हम शॉर्ट डिस्कशन कर रहे थे सिलेबस प्लस कुछ साइंस के बारे में,
उस समय हमने आपको बताया था कि 1665 के बाद 1674 में एंटन वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका यानी लाइव सेल का परीक्षण कर उन्होंने उसका खोज किया। इसीलिए उनको, अगर सूक्ष्म जीवों का उन्होंने खोज किया, प्रोटोजोआ का खोज किया जो कि नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए उनको माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा गया। तो हम दोस्तों फादर ऑफ, अगर साइटोलॉजी की बात करेंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक साहब। और ये अपने बुक रॉबर्ट हुक साहब ने, रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब, अपनी बुक माइक्रोग्राफिया, अगर बुक लिखे हैं इनको सम्मान से थोड़ा अंडरलाइन कर दिया। माइक्रोग्राफिया में इसका जिक्र किया है ना, माइक्रोग्राफिया में इसका जिक्र किया दोस्तों, माइक्रोग्राफिया में इसका जिक्र किया। ये नोट डाल के भी आप लिख सकते हैं कि नोट में आपका ये फादर ऑफ साइटोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात बताएं, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका के बारे में बताया वह मृत कोशिका था। क्या था? रॉबर्ट हुक ने वो तो बता ही दिया कि इनका जो कोशिका था मृत कोशिका था, मृत कोशिका के बारे में बताया था। और एंटन वॉन लीवेनहॉक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंड एंटन वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका को देखा। जैसा कि हमने आपको लिख दिया था, वह तालाब के जल से बताए थे कि ऐसा ऐसा है। शरीर की, अब फैक्चुअल अगर बातों की पर हम जब आ जाएं तो कुछ फैक्चुअल बातों पे हम लिख लें। शरीर में कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सेल से ही मिलकर हमारी अंगों का विकास संभव है। शरीर के सेल यानी कोशिका, शरीर के सेल यानी कोशिका में न्यूरॉन सबसे
सबसे लंबी कोशिका माना गया है। सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी। अगर सबसे लंबी की अगर हम बात करें, सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करें तो हमको सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करें, सबसे लंबी कोशिका शरीर के सेल यानी कोशिका में न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है। अगर बड़ी की बात आ जाएगी तो नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे लंबी की सबसे बड़ी। तो सबसे लंबी कोशिका में न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका माना गया है, सबसे लंबी कोशिका माना गया है। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका माना गया है, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका माना गया है। सबसे लंबी कोशिका माना गया है। और अगर सबसे लंबी कोशिका माना गया है, उसके बाद माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें, माइकोप्लाज्मा हमारे माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम यानी कि सूक्ष्म जीव सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत आते हैं। माइक्रोप्लाज्मा एकदम सूक्ष्म जीव, टिन्नी एकदम बैक्टीरिया, छोटा से छोटा बैक्टीरिया, दैट इज माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। अगर मेल और फीमेल्स की अगर बात करें तो उसमें अब बोला जाएगा कि मेल्स की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, और फीमेल की सबसे छोटी सेल कौन सी है। तो यहाँ पे हम मेल में पाया जाता है स्पर्म, प्राणु, जो कि सबसे छोटी कोशिका, जो कि सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत आती है। अगर फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल्स इसमें तो पाया जाता है एक, तो ये तो छोटी इकाई होगी नहीं, तो इनका यानी कि फीमेल में आरबीसी सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत
आती है। ये फीमेल में आरबीसी सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत आती है। फीमेल में सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत आरबीसी, सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत आरबीसी, सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत आरबीसी आता है। फीमेल में आरबीसी सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत आता है। और मेल की अगर हम बात करें तो स्पर्म यानी शुक्राणु, जो कि सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत आता है, सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत। अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा। तो ये दोनों में सबसे विशेष डिफरेंस आपको देखना है, सबसे बड़ी और सबसे लंबी। सबसे लंबी में अगर कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो उसमें न्यूरॉन आ जाएगा, और सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो उसमें शुतुरमुर्ग का अंडा आ जाएगा। और सबसे छोटी की अगर हम बात करेंगे तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सूक्ष्म जीव है, जो सबसे छोटी कोशिका के अंतर्गत आया। उसमें अगर मेल की अगर बात करें तो उसमें स्पर्म आ जाएगा, फीमेल की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत आरबीसी आ जाएगा। अब सेल टाइप्स एंड स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हाउ डिड द डिस्कवरी ऑफ सेल्स कम अबाउट, जो हम अभी बता रहे थे कि कैसे कैसे डिस्कवरी किए, उसी के बारे में है। इट ऑल स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ लेंसेज, एंड उसी समय सारा चीज लेंसेज का भी इन्वेंशन यानी कि आविष्कार हुआ था। एंड माइक्रोस्कोप इन द लेट 1500, उसी समय 1500 शताब्दी के बीच में ही उसी समय सारा इन्वेंशन हुआ था। उस समय लेंसेज का भी हुआ था और माइक्रोस्कोप का भी हुआ था। यही सब सिस्टमेटिक ढंग से इसी चीज से सब चीज देखते थे कि भाई एंटन वॉन लीवेनॉक इसी लेंस की सहायता से इसी तरह के लेंस अच्छा लगाएं। उसके बाद फिर परीक्षण किए थे। ओनियन सेल में भी देखा गया था कि किस प्रकार से कोशिका है, उसका जिक्र किया गया है। देखिए छोटे छोटे कंपार्टमेंट की तरह छोटे छोटे, जब हम लेंसेज के माध्यम से देखेंगे तो ये सारा चीज दिखा है। लेंस ऑफ द सेल इज सीन, लेस ऑफ द सेल इज सीन। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ओनियन सेल को यहाँ पे देख लिए 100 गुना ज्यादा करके चीजों को देखा तो ये दिखा। ओनियन सेल को अगर 400 डायोप्टर यानी कि क्षमता से अगर देखा तो ऐसा देखा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड रॉबर्ट हुक डिस्कवरी सेल, जैसा कि हमने आपको बताया रॉबर्ट साहब के बारे में। ही वॉज द फर्स्ट टू रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स, ही वॉज द फर्स्ट टू रिकॉर्ड हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स। अब जैसा कि हमने आपको बता दिया कि पहला बार सर्वप्रथम इन्होंने ही इन्वेंशन किया था, उसी चीज को लिख रहा है इन 1663 नहीं, यहाँ पे 1663 नहीं 1664। ही ऑब्जर्व्ड ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जैसे कि बताए थे कि ओक का वृक्ष था, वृक्ष की क्या था, ट्री था ओक का, ओक ट्री की छाल को लिए एक थिन स्लाइस को। कॉर्क इज द आउटर लेयर ऑफ द, कॉर्क हम जैसा कल भी आपको बता दिए थे कि आउटर लेयर ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री, पेड़ की सबसे ऊपरी सतह, अंडर द माइक्रोस्कोप दैट ही बिल्ड। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा और इंफॉर्मेशन कि अगर कॉर्क की अगर बात करें तो वो सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध यानी कि आधा। कुछ कुछ चीजें तो इससे हो करके चली जाती है और कुछ चीजों को वो बाहर रोक लेती है। अर्ध पारागम्य झिल्ली, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आखिर ये जो छाल है
वार्क ट्री, ये जो वार्क है कॉर्क, ये किस तरह का परमेबिलिटी शो करता है? तो परमेबिलिटी शो में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शो करेगा। यहाँ पे फिर नेक्स्ट लिखता है पॉइंट, हुक कॉल्ड ईच ऑफ द लिटिल स्ट्रक्चर ए सेल बिकॉज दे रिमाइंडेड हिम ऑफ ए टिन्नी रूम। से छोटे छोटे रूम के रूप में उन्होंने देखा, उसी को उन्होंने सेल कहा, उसी को उन्होंने सेल कहा। ये रॉबर्ट हुक साहब का इंस्ट्रूमेंट का सेटअप था, यही सेटअप था। उन्होंने चीजों को ऑब्जर्वेशन करके सबसे फर्स्ट बार सेल देखने का उन्होंने अपना नाम बना लिया। ये देखिए स्लाइस्ड कॉर्क, स्लाइस्ड कॉर्क में एकदम बिल्कुल दिख रहा है, एकदम कंपार्टमेंट की तरह, स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे 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 कंपार्टमेंट की तरह, छोटे छोटे रूम की तरह, एकदम बिल्कुल। कितना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के चीजों को उन्होंने देखा, तब जाकर के अपना सारा चीज का जिक्र, इनका बुक था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया पिछले स्लाइड में भी हम चीजों को लिख दिए। माइक्रोग्राफिया इनका एक बुक था। इस बुक में सेल का जिक्र किया और उस समय का सबसे ज्यादा बिकने वाला यानी कि सेलर, बिकने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब बना। लोग चीजों को समझे क्या सेल जैसा चीज का डिस्कवरी हुआ है, तो लोग उसको इंटरेस्ट लेकर के खरीदना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। सारे उनके ऑब्जर्वेशन को उन्होंने देखा और चीजों को समझा। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, एंटन बॉन लीवेनहॉक। जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि रॉबर्ट हुक के बाद एंटन बॉन लीवेनहॉक एंट्री मारते हैं और इज ए डच क्राफ्ट्समैन, डच के रहने वाले थे। उन्होंने हु एब्जॉर्ब पाउंड वाटर को देखा और पाउंड वाटर के अंतर्गत बिल्ड सिंपल स्कोप, माइक्रोस्कोप का सबसे पहले वो बनाए, सबसे पहले बिल्ड यानी बनाए, डेवलप किए। ऑब्जर्व पाउंड वाटर को उन्होंने सबसे पहले, उसके बाद देखा ब्लड एंड स्क्रैपिंग्स फ्रॉम हिज टीथ, ऑब्जर्व किया। उसके बाद फिर ऑब्जर्व सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, कॉल्ड, उसको नाम दिया, जो कि एक कोशिकीय था। सिंगल सेल, एकल कोशिकीय चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, एकल कोशिकीय चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसका नाम दिया प्रोटिस्ट। फिर ब्लड सेल एंड बैक्टीरिया। जैसे ब्लड सेल्स का हमको आपको बता ही दिए थे कि इन फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल है। ये सब चीजों को इन्होंने अध्ययन किया। आप बैक्टीरिया में देखिए, इनका फ्लैजिला बैक्टीरिया में रहता ही है। ये सब फ्लैजिला है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये मोशन में हेल्प करता है। इसमें कुछ छोटे सीलिया होता है जो भी मूवमेंट करने का काम करवाता है, स्लाइड करने का। ऐसे सीलिया से हम स्लाइड करते हैं। उसके बाद फिर जो फ्लैजिला होता है उससे हम पकड़ के किसी चीजों को आगे बढ़ते हैं, और या तो फूड को हमको एब्जॉर्ब करना है तो फ्लैजिला से हम चीजों को लाएंगे और उसको एब्जॉर्ब करके गल्फ करेंगे, है ना। यही सब चीज बैक्टीरिया के बारे में उन्होंने देखा, प्रोटिस्टा के बारे में देखा। अब जर्मन साइंटिस्ट मैथ्यू स्लेडेन ऑब्जर्व प्लांट सेल अंडर द माइक्रोस्कोप इन 1839। मैथ्यू स्लेडेन, हमने आपको सेल थ्योरी भी बता ही दिया था, उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है और विशेष कुछ नहीं। इन्होंने दिया सेल थ्योरी।
सेल थ्योरी उन्होंने दिया। फर्स्ट टू एब्जॉर्ब प्लांट टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप कंक्लूडेड दैट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने बताया कि प्लांट भी सेल से बना हुआ है, प्लांट भी सेल से बना हुआ है। और चीजों को एब्जॉर्ब करके उन्होंने बताया कि देखिए प्लांट में भी उसी प्रकार का छोटे 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 सेल है। उन्होंने सिलिडन बताया कि प्लांट भी सेल से मिलकर बना है। जर्मन साइंटिस्ट, वहीं के जर्मन साइंटिस्ट थियोडोर स्वान ऑब्जर्व एनिमल सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने एनिमल पर भी ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने देखा कि एनिमल टिश्यू को भी अपने माइक्रोस्कोप से देखा और कंक्लूड किया कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब बात आती है कि एनिमल्स सेल और प्लांट सेल में एक इम्पॉर्टेंट अंतर बहुत ज्यादा विशेष नहीं है। एनिमल और प्लांट में एकमात्र सबसे विशेष फर्क है कि इसमें एनिमल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और इसमें सेल मेम्ब्रेन के साथ सबसे पहले सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति सेल वॉल तथा सेल मेम्ब्रेन दोनों पाया जाता है। इसको हम फिर डिटेल्स में आपको बताते हैं। कहा जाता है कि सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट किंगडम। इसमें जैसे देखिए इसमें होता क्या है, ये प्लांट में ये हो गया ऊपरी परत जिसको हम सेल वॉल कहेंगे, उसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन। तो ये ऊपर वाला जो है सेल वॉल हुआ और ये सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन हुआ। इसी के अंदर अब सारा चीज रहेगा। और इसमें एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहा। फिर इसके अंतर्गत यहाँ पे केंद्रक, इसके अंदर भी केंद्रक, फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद सारा अंग इसमें, इसके बीच में जो अंदर फीलिंग रहता है साइटोप्लाज्म नाम देते हैं, इसमें भी साइटोप्लाज्म रहता है। साइटोप्लाज्म, फिर वैक्यूल्स भी दोनों में होता है। वैक्यूल्स जिसमें वाटर्स, इसमें भी वैक्यूल्स होता है, इसमें भी वैक्यूल्स होता है। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी होता है, उसमें भी होता है। बस एक ही डिफरेंस है, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं। यही सेल ऐसा है जो कि आपको सारा भोजन बना करके देता है। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का काम यही होता है। इसमें क्रिस्टी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी। पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस के नाम से इसको जाना जाता है। यही सब सारा चीज उन्होंने देखा। जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया, एनिमल सेल के अंदर में राइबोसोम होते हैं, न्यूक्लियस यहाँ पे है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है, नाभिक। उसके बाद फिर यहाँ पे ये गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस, जिसको हिंदी में गोल्जी काय कहा जाता है। पूरे ये दो सेल के माध्यम से, एनिमल सेल और प्लांट सेल के दोनों डिस्टिंग्विश जितने भी अंग हैं उनके नामों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सेल मेम्ब्रेन एक मात्र इसके अंदर होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट में बस याद रखिएगा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिर्फ एक ही अंतर है, बस सेल बॉल इसमें नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में, और उसके अंदर प्लांट के अंदर सेल बॉल पाए जाते हैं। यही मेन डिफरेंस है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात कही, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाएगा। लाइसोसोम, लाइसोसोम की अगर हम बात करेंगे तो लाइसोसोम बहुत अहम हिस्सा निभाता है सेल के अंदर। लाइसोसोम का काम है, अगर कोई भी सेल अगर डैमेज हो गया तो लाइसोसोम अपने एक अंदर से एंजाइम निकालती है और उस पर छिड़कती है, तो उसके अंदर एनर्जी आता है और वो धीरे 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 सेल रिपेयर स्टार्ट कर देता है, और रिपेयर हो करके फिर से काम करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। जो सेल डेड हुआ वो खत्म होगा, उसके बाद फिर न्यू सेल बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर राइबोसोम है, लाइसोसोम बता ही दिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर इन्वेलप के रूप में ये वाला न्यूक्लियर इन्वेलप, और इसके अंदर जो क्रोमैटिन ये सब लगा हुआ रहता है, ये सब जेनेटिक मटेरियल है सब, ये सब। कंट्रीब्यूशन ऑफ रुडोल्फ वर्चो, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया? इन्होंने कहा कि ऑल सेल्स आर ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सेल बना कैसे, तो इन्होंने बताया कि सेल पूर्ववर्ती कोशिका से बना है। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज अगर कहीं ना कहीं बना तो उसके पीछे पेरेंट तो जरूर होंगे, तो पूर्ववर्ती यानी कि पहले का सेल से ही वह अभी का नया सेल विकास किया, जिनको उन्होंने पेरेंट सेल का नाम दिया। तो उसी के बारे में कंट्रीब्यूशन ऑफ रुडोल्फ वर्चो, कंट्रीब्यूशन ऑफ रुडोल्फ वर्चो 1821 से 1902 तक इनका रहा, यानी कि 1821 में इनका बर्थ हुआ और इस समय इनका डेथ हो गया। ये वाला चीज लिखा हुआ रहता है, यानी कि इस तरह के कहीं भी चीज लिखा हुआ रहे तो उनका बर्थ से लेकर के डेथ तक का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है। प्रपोज दैट सेल्स कैन ओनली कम फ्रॉम अदर सेल्स, एक सेल को उन्होंने बताया, सेल के अंदर में जेनेटिक मटेरियल्स था, ये सब जेनेटिक्स मटेरियल उन्होंने इसी सेल से लिखा कि ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम, एक सेल से दो सेल, दो सेल से फिर चार सेल, है ना, इसी प्रकार से डिवीजन हुआ है। ऐसे
इसी प्रकार से इन्होंने बताया कि ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम अदर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल डिवीजन का इन्होंने मेथड को दिया। तो इसी के साथ हम आज बायोलॉजी का नंबर 1 लेक्चर लेकर आए थे। कल तो इंट्रोडक्शन के रूप में हमने आपको बताया था और बोले थे कि अगर संभव होगा तो पीपीटी के माध्यम से आपको चीजों को एकदम बिल्कुल क्लियरली विजिबल कराते जाएंगे और एक एक चीज को स्लाइड बाय स्लाइड आपको हम बारीकी पूर्वक से चीजों को पढ़ाते जाएंगे। उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन भी सब साथ में हम डील करते जाएंगे, उनको आप लोग देखना है और उस चीजों को लिखना है। तो बस आज का हमारा और लेक्चर नंबर 1 सेल का यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। इसी के साथ हम आप लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।